बच्चे कहते हैं कि मेरे बच्चा काफ़ी देर खेला, यूजुअली टीन एज में ऐसा होता है कि खेलने के बाद मेरा बच्चा पैर में दर्द बताता है। वो एक्चुअली में दर्द नहीं, जो बोन्स होती है हमारी टार्सल बोन, वो आपस में फ्यूज होनी शुरू हो जाती है। And सिर्फ एक्सपोजर टू सनलाइट विल नॉट बी इनफ। या डेफिनेटली इट विल नॉट बी। अगर किसी को एक एंड्रोप्लेजिया है तो कुछ कर सकते हैं कि वो बेटर। आपने देखा होगा बाहर खेल करके आता है तो माँ से कंप्लेंट करता है, मम्मी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, या पैर पटकता है, थक जाता है। ये कैसे पता चलेगा कि बचपन में हमें मतलब किस एज तक देखें कि हाइट नहीं बढ़ रही है और हम ये प्रोसीजर करा सकते हैं? माँ के पेट से निकाल रहे थे, ठीक है, तब भी बोन्स टूट जाती हैं उनकी। और जब माँ के पेट में होता है बच्चा तब भी बोन्स टूट जाते हैं। अगर ये ग्रोथ प्लेट क्या होती हैं और ये कैसे हेल्प करती हैं ग्रोथ? करके स्टॉप हो जाती है जब हम बोलते हैं कि बच्चों अब हाइट गेन नहीं कर पा रहे, राइट। तो यूजुअली इसी की वजह से हाइट रुक जाती है। और माएँ बहुत टेंशन ले लेती हैं जब बच्चा डब्ल्यू शेप में बैठता है, पैर को ऐसे रख कर बैठ। सिर्फ बुजुर्गों में नहीं हड्डियों की प्रॉब्लम होती, बच्चों में भी होती है। और बहुत बार हमें तो ये भी नहीं पता है कि पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक एक ऐसी ब्रांच है जो सिर्फ बच्चों की हड्डियों के लिए स्पेशलिस्ट है। एंड बच्चों की जब पैदा होते हैं उसके कैसे ग्रोथ होती है बोन की, वो कैसे डिफरेंट है हम एडल्ट से, आज यही जानते हैं डॉक्टर अरुण से, जो कि एक पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। हेलो डॉक्टर अरुण, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आप एक पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक हैं, तो क्या मतलब है उसका? थैंक यू मैम, पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया अपनी लोकेशन पे। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स क्या होता है। आजकल की जनरल पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि हड्डी के डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं, तो जनरल पॉपुलेशन को ये पता है कि हड्डी के डॉक्टर होते हैं। हाँ बिल्कुल। हड्डी के डॉक्टर बच्चों के अलग होते हैं, रीढ़ की हड्डी के अलग होते हैं, जनरल जॉइंट रिप्लेसमेंट के अलग होते हैं, और ट्रॉमा के अलग होते हैं। यूजुअली उनकी अलग अलग एक्सपर्टीज होती है। ये होता है पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, वो होते हैं जो बच्चों के हड्डियों के बचपन में टीन एज तक में, जो पीडियाट्रिक डेडिकेटेड बच्चों की हड्डियों के फ्रैक्चर्स में डीलिंग करते हैं या बच्चों की डिफॉर्मिटी में डीलिंग करते हैं। ओके, तो ये बच्चों में फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं, मतलब नो, अलग टाइप का है? नहीं, ऐसा सच नहीं होता। बच्चों में यूजुअली ट्रॉमा की वजह से ज़्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं, अनटिल अनलेस अगर बच्चों के अंदर कोई किसी तरीके की बीमारी ना हो। और आपकी ब्रांच में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? हमारी ब्रांच में यूजुअली पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में बच्चों की जैसे डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, बच्चों के जन्मजात पैर का टेढ़ापन होना, और हाथ का टेढ़ापन होना, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन होना, फ्रैक्चर्स होना। बच्चों के अंदर कुछ अलग अलग फ्रैक्चर्स होते हैं जो अलग तरीके से, टोटली पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स अलग तरीके से मैनेज करते हैं। जैसे कि एल्बो के अराउंड फ्रैक्चर्स होते हैं, नी के अराउंड फ्रैक्चर्स होते हैं, एंकल्स के अराउंड फ्रैक्चर्स होते हैं, जो एडल्ट के कंपेरिजन में टोटली डिफरेंट तरीके से मैनेज होते हैं। अगर हम इसको प्रॉपर प्रोफेशनली डीलिंग ना करें पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स से, तो यूजुअली बच्चों के अंदर डिफॉर्मिटी रह जाती है जो आगे चल के बाद में पता लगती है। और हम सिर्फ एक यही हड्डियों से रिलेटेड ही मेडिसिन विटामिन डी शुरू करते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट डे से विटामिन डी स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। एंड ऐसा क्यों, मतलब व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट? बोन ग्रोथ में हेल्प करता है और किस किस चीज़ में विटामिन डी हेल्प्स अलॉट? देखिए मैम, इसमें यूजुअली क्या होता है कि हमारे इंडियन कल्चर में बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन इसलिए है क्योंकि मदर्स जो होती है एडिक्वेट फीड नहीं लेती है, जिसकी वजह से मदर्स के जो ब्रेस्ट फीड में जो होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है इंडियन कल्चर में। तो बच्चों को जो यूजुअली ब्रेस्ट फीड पर होता है उनको एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन डी नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हमें सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है बच्चों के अंदर, और देना बहुत जरूरी है। इंडियन सिनेरियोज के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी देना। एंड सिर्फ एक्सपोजर टू सनलाइट विल नॉट बी इनफ? Yeah, definitely ma'am. It will not be enough because the exposure of sunlight is minimally indicated around half an hour whenever sun is on the top of head of the child. So that would be adequate, but it is not possible in Indian scenario. व्हाट आर सम वेज, मतलब कैसे एक पेरेंट अपने बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो बोन्स की, उसके लिए शुरू से क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं? हाँ मैम, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक पूछा। इसके अंदर बच्चों के अंदर जो इंडियंस हमारे बच्चे जो होते हैं उसके अंदर हमें पर्टिकुलरली विटामिन डी और कैल्शियम मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा होता है तो बच्चा, तो आपने देखा होगा बाहर खेल करके आता है तो माँ से कंप्लेंट करता है, मम्मी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, या पैर पटकता है, थक जाता है। ये सब क्लियरली इंडिकेटेड है साइंस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी के। तो माता पिता को यूजुअली नोटिस नहीं होता, माता पिता सोचते हैं कि ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है,
लेकिन एक्चुअली बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से बच्चे फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रह नहीं पाते हैं। सो ये ग्रोइंग पेन्स जो होते हैं वो इसी का ही रीज़न है? हाँ, डेफिनेटली ग्रोइंग पेन इसी का रीज़न है। जिन बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी कमी होती है, उनके अंदर ये बहुत कॉमन होता है। तो ग्रोइंग पेन में हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ विटामिन डी से इट विल बी हेल्पफुल या मसाज भी बच्चे को कर सकते हैं? is a major part for them. अच्छा। There are multiple vitamins which are definitely required for the growth of the child. तो उसके लिए हमें सारे मिनरल्स को और विटामिन डी को यूजली एज अ पेडियाट्रिक की हेल्प की, पेडियाट्रिक डॉक्टर की हेल्प की, पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स की हेल्प से मॉनिटर करना चाहिए। और ये पेन्स कब तक रह सकते हैं बच्चों के? यूजली जब तक बच्चों की हाइट गेन होती है, जब तक मैडम ये यूजली रहते हैं। मतलब 12-13 साल तक? 12-13 साल, किसी किसी में लंबा ही परसिस्ट करता है। टीन एज तक मैक्सिमम मान सकते हैं, ऐसा होता है। और आप एक बात बताओ, ये जो हाइट कई बच्चों की बहुत ज़्यादा निकल जाती है या मतलब हम एक बच्चों की जब ग्रोथ प्लेट सीज हो जाए हम बोलते हैं, और तब भी हम चाहते हैं कि बच्चे की हाइट बड़ी हो जाए, या छोटा रह गया है, अब 18 साल का है, अब छोटा रह गया है, हम चाहते हैं कि उसकी हाइट बड़ी हो जाए, एंड बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, या फिर अभी मैंने तो परसों एक वो भी देखा था कि एक डॉट लगा दिया है एंड उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करते रहना है कंटिन्यूअसली एंड आपकी हाइट बढ़ जाएगी। मैं ऐसा तो उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। लेकिन यूजुअली बहुत कॉमन चीज़ है कि बच्चों की हाइट नहीं गेन होती है, माँ बाप की ये कंप्लेंट रहती है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पा रही है। तो उसके लिए हम लोग यूजुअली जो होता है, हाइट हेरिडिटरी होती है, माता पिता से बच्चों में हाइट आती है। अगर किसी किसी में कम रह जाती है तो हमें उसको पैथोलॉजिकली यूजुअली देखना होता है, बच्चों के अंदर बोन्स में कोई डिजीज़ रहती है। जैसे आपने वर्ड यूज़ करा ग्रोथ प्लेट का सीज हो जाना, वो यूजुअली पैथोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल नहीं होता। मतलब ये जब कोई बीमारी होती है तब उनके अंदर होता है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक हो सकता है ऐसा। तो ये डॉर्फिज्म और एकेंड्रोप्लेजिया जो है वो सेम है कि कई बच्चे बोन की ग्रोथ की वजह से ही डॉर्फ रह जाते हैं या एकेंड्रोप्लेजिया हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, एकेंड्रोप्लेजिया क्या होता है, वो ग्रोथ प्लेट की डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा होता है। जैसे जैसे बच्चों की जैसे उम्र बढ़ती है लेकिन बच्चे हाइट नहीं गेन कर रहे होते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ प्लेट होती है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से हाथ पैर टेढ़े रहना, हाथों का टेढ़ा रहना, या प्रॉपर शेप नहीं बन पाना हाथ पैरों की, जिसकी वजह से बच्चों की हाइट कम रह जाती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो ड्वार्फिज्म होता है, बोनापन जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके अंदर यूजुअली नॉट हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि उनकी शेप मेंटेन रहती है। तो ये दोनों की दोनों एंटिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो डॉर्फिज्म ग्रोथ हार्मोन की वजह से है और एकेंड्रोप्लेजिया बोन की डिफॉर्मिटी के लिए। अगर किसी को एकेंड्रोप्लेजिया है तो कुछ कर सकते हैं कि वो बेटर हो सकते हैं, बट हम लोग यूजुअली इसके लिए तो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं। अगर आपको हाइट गेन करना है उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, और कुछ क्या होता है बच्चों के अंदर डिफॉर्मिटी हो जाती है जिसको नॉक नी बोलते हैं, जीनू वैरम डिफॉर्मिटी जिसको बॉल एग बोलते हैं। इसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे मिनी प्रोसीजर्स होते हैं, छोटी छोटी सर्जरीज की जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के हाथ पैर सीधे हो जाते हैं। सीधे तो हो जाते हैं, बट हाइट गेन करने के लिए हमें अलग सर्जरीज करनी होती है, जिसको हम यूजुअली कॉर्टिकोटमी या ऑस्टियोटमी विद ओवर। ये क्या है सर? ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, लेकिन एक्चुअली में एक सर्जरी है जिसमें क्या होता है, हमारे बोन के अंदर वायर्स पास किए जाते हैं और धीरे धीरे बच्चों की जब बोन हमें सिंगल स्टेज में कट कर देते हैं, लेकिन धीरे 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 करके लेंथ गेन करवाते हैं। ये यूजुअली कंप्यूटर बेस्ड होता है और बहुत सेफ प्रोसीजर होता है बच्चों के लिए, बट थोड़ा सा पेनफुल होता है। तो ये किस एज तक कर सकते हैं? इसकी कोई ऐसा एज स्पेसिफाइड नहीं है। मैंने भी अभी एक काफ़ी एडल्ट, काफ़ी बुजुर्ग आदमी के अंदर जिसको बोला गया था कि उसका पैर काटा जाना है किसी एक स्पेसिफिक सर्जन के द्वारा, लेकिन मैंने उनका किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उस आदमी की मैंने अभी 17 सेंटीमीटर हाइट गेन कराई है। जो बोन लॉस था मैंने इलिजारो के बेस के थ्रू लगभग 70 सेंटीमीटर हाइट ऑफ टीबिया, मतलब जो हमारी घुटने के नीचे की बोन होती है उसकी 17 सेंटीमीटर मैंने हाइट गेन करी। तो ये ऑपरेशन से वायर करते हैं, तो पहले बोन को कट करते होंगे तो दो बोन के बीच में वायर आती है? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता। एक रिंग होती है जो हम हड्डी के चारों तरफ लगाते हैं। अच्छा। और उसमें वायर हड्डी के अंदर जाती है। उसके लेवल पे एक मेटाफाइजल रीजन होता है जिसपे हम बोन को कट कर देते हैं। वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल यूजुअली बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही बोन ग्रो होती है हम तुरंत ही उसको स्ट्रेच कर देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे लेंथ आ जाती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि बचपन में हमें मतलब किस एज तक देखें कि हाइट नहीं बढ़ रही है और हम ये प्रोसीजर करा सकते हैं, या
किस एज तक हमें पता चले कि बस अब एकेंड्रोप्लेजिया है बच्चे में? मैम इसके लिए तो अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। बच्चों को आप क्लिनिकली मॉनिटर करेंगे कि बच्चों की हाइट जिस एज के रेस्पेक्टिव एज के हिसाब से उसकी हाइट गेन नहीं हो रही है, सीरियली एक्सरे देखना पड़ेगा। एक्सरे के अंदर हमारी एपिफाइसिस और फाइसिस जो ग्रोथ प्लेट्स होती है उनको मॉनिटर करना होता है कि उसके अंदर कोई शेप में चेंजेस तो नहीं आ रहे। अगर शेप में चेंजेस आ रहे हैं तो वो प्रॉपर उस तरफ डाइवर्ट हो सकता है। इसके लिए भी अलग अलग बीमारीज होती है। तो एकोड्रोप्लेजिया वर्ड स्पेसिफिकली नहीं है, डायग्नोस्टिक होता है यूजुअली। तो अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग बीमारियों के अंदर एक्सरे के अंदर ऐसी शेप दिखती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एकोड्रोप्लेजिया को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो प्रॉपरली हमें सीरियली एक्सरे कराने पड़ते हैं अलग अलग जॉइंट्स के, जैसे कि हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, क्योंकि हमें उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है, उससे हमें पता लगता है। अब आपने ग्रोथ प्लेट का नाम लिया, तो अगर ये ग्रोथ प्लेट क्या होती हैं और ये कैसे हेल्प करती हैं ग्रोथ में? एक ग्रोथ प्लेट ऐसे होती है कि जैसे हमारे बच्चों की जब हाइट गेन होती है तो इसी ग्रोथ प्लेट की वजह से यूजुअली हाइट गेन होती है। हम बोन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एपिफाइसिस, फाइसिस और मेटाफाइसिस। और जो लोगों का बीच का फ्रैक्चर होता है, जो बन चुका होता है, बीच का पार्ट जो होता है मेन, उसको डायफाइसिस बोलते हैं। डायफाइसिस में यूजुअली लेंथ गेन नहीं होती है। फाइसिस इज काइंड ऑफ ग्रोथ प्लेट, जिससे कि हमारी नई बोन का फॉर्मेशन होता है। तो जो यूजुअली हमारी 17-18 में जाकर के स्टॉप हो जाती है, जब हम बोलते हैं कि बच्चों की अब हाइट गेन नहीं कर पा रहे, राइट। तो यूजुअली इसी की वजह से हाइट रुक जाती है, क्योंकि वो फ्यूज होना शुरू हो जाती है। और अगर किसी भी से अगर ग्रोथ प्लेट डैमेज हो जाए या उस पे इफेक्ट आ जाए तो क्या ये होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, आपने जो पूछा। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बच्चों को कभी चोट लग जाती है या कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे यूजुअली कोरोनल प्लेन, अलग अलग प्लेन में हमारी डिफॉर्मिटीज हो जाती है कि 3D मॉडल है, प्लेट एक तरीके की प्लेट है, जिसमें आगे की तरफ अगर हमारी इंजरी होती है, पीछे की तरफ इंजरी होती है, या मीडियली होती है, लेटरली इंजरी होती है। अगर मान लीजिए मीडियली इंजरी हो गई है तो हमारी इस तरफ की ग्रोथ रुक जाएगी और इस तरफ की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। और जो ग्रोथ जो कंटिन्यू रहेगी तो इस तरफ से लेंथ गेन होनी शुरू हो जाएगी और इस तरफ से ग्रोथ होगी ही नहीं, जिसकी वजह से बच्चे का पैर धीरे 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 करके टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। उसके लिए तो हमें एक ही पैर वो इतना टेढ़ा हो जाएगा तो मतलब वो तो ऊपर हो जाएगा, मतलब बच्चा नहीं चल नहीं कैसे? टेढ़ा होता है, लेंथ तो गेन कर रहा होता है लेकिन टेढ़ा हो अच्छा। जाता है। तो उसके लिए एक्सरे करके देखते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि एक फाइसिस में बार बन चुका है, फ्यूज हो चुकी है, जिससे हमें पता लग जाता है कि बच्चों की फाइसिस में इंजरी है, जिसकी वजह से बच्चों का पैर टेढ़ा हो जाना, जिसकी वजह से जीनू वेरम वेलगम डिफॉर्मिटी भी बहुत कॉमन है। इंजरी या पैथोलॉजिकल बीमारीज होती है, उसकी वजह से ऐसा होता और आपने एक और नाम लिया नॉक नीज। है। नॉक नीज में क्या होता है फिर? नॉक नीज बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। ये यूजुअली विटामिन कॉमन डी है? बहुत कॉमन है। मेरे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको नॉक नीज रहता है। माँ बाप को बाद में पता लगता है, उनको इसके बारे में पर्टिकुलरली जनरल पॉपुलेशन को अवेयरनेस नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे पास आते हैं कि मेरे बच्चे के पैर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन वो किसी पुराने टाइम में कभी हमारा ट्रीटमेंट ऐसा होता था कि ब्रेस पहना दिए बच्चे को, धीरे धीरे मॉनिटरिंग, लंबा ब्रेस पहना हुआ, लेंदी, बहुत परेशान है लेकिन पहना रहे हैं। लेकिन आज का टाइम बहुत डिफरेंट हो चुका है। यूजुअली अगर बच्चों की जो ग्रोथ प्लेट होती है, एक तरफ की मिडिल साइड की ग्रोथ प्लेट ज़्यादा एक्टिव होती है, लेटरल साइड की कम होती है, जिसको धीरे धीरे ग्रो होने के बाद जीनो वेलगम डिफॉर्मिटी हो जाती है, जिसको आप नॉक नीज बोलते हैं। नॉक नीज मतलब ये बच्चा जब पैदल चलता है तो आपस में उसके घुटने टकराते हैं और जल्दी थक के बैठ जाता है बच्चा ऐसे। तो उसके लिए एक छोटी यूजुअली सर्जरी जो होती है, जिसको हम प्रॉपर स्कैनोग्रामिक बड़ा एक्सरे होता है उसके अंदर मॉनिटरिंग करके करते हैं। हर किसी में सर्जरी इंडिकेटेड नहीं होती है। एक 8 प्लेट आती है छोटी सी, उसको हम लगाते हैं और धीरे 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 करके 1-1 सेंटीमीटर करके धीरे धीरे नॉर्मल होता चला जाता है। यूजुअली बच्चे 6 महीने 7 महीने पूरे नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये हम बच्चे में किस एज पे डिटेक्ट होगा? ये यूजुअली डिटेक्ट होता है 5 की एज क्रॉस करने के बाद, क्योंकि जब तक बच्चों को मॉनिटरिंग ही नहीं रहती। माँ बाप हमारे पास आते हैं, जैसे बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बो लेग डिफॉर्मिटी होती है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करता, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन नॉर्मल बो लेग होता है, नॉर्मल है, वो फिजियोलॉजिकल है। लेकिन जैसे जैसे एज गेन होती है, 5 साल 7 साल तक जब बच्चा जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जीनू वेलगम में चला जाता है। जीनू वेलगम मतलब इतने एंगल पे रहता है जो 5 से 7 डिग्री रहता है। मतलब ऊपर की बोन जो थाई बोन होती है, नीचे की बोन जो जिसको टीवे बोलते हैं, पैर की जो हड्डी होती है, उन दोनों के बीच का एंगल यूजुअली 5 से 7 डिग्री रहना चाहिए, वो नॉर्मल होता है। अगर उससे ज़्यादा कुछ होता है तब हम उसको जीनू वेलगम डिफॉर्मिटी बोलते हैं। पैर अब बाहर जीनो की तरफ चला वेलगम डिफॉर्मिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? जीनो वेलगम डिफॉर्मिटी क्या होता है, हम इसमें यूजुअली थाई फुट एंगल और थाई लेग एंगल देखते हैं, उसको थाई लेग एंगल बोलते हैं। जिससे कि क्या होता है कि हमारे थाई के रेस्पेक्ट में हमारे दोनों पैर बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं
मतलब हमारा जो एंगल 5 to 7 डिग्री था वो उससे ज़्यादा हो जाता है। जब बच्चा चलता है तो माँ बाप को ऐसा लगता है ये पैर बाहर निकाल के चल रहा है या स्विंग करके चल रहा है। राइट। तो वो स्विंग करके नहीं, बच्चा एक्चुअली में उसके बोन में ये डिजीज़ है, इस वजह से बच्चा ऐसा चलता है। तो जो जैसे जैसे ग्रोथ होती है बच्चों के, आप देखते होंगे 9 से 13 साल के बीच में बच्चा एकदम से हाइट गेन कर रहा है, 15 में एकदम से गेन कर रहा है बहुत ज़्यादा। राइट। तो जब वो हाइट गेन करता है तो उसी समय पर्टिकुलरली नी जॉइंट के अराउंड ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। उस ग्रोथ की वजह से बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, जो यूजुअली विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, उसी की वजह से जीनो वेलगम डिफॉर्मिटी मोस्ट कॉमनली होती है। तो हम इन दोनों पैरामीटर्स को, विटामिन डी या ब्लड पिक्चर्स को मॉनिटर करते हुए और एक्सरे के मॉनिटरिंग करते हुए उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं, जिससे कि हमारा ये जो एंकल के जॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस मिनिमम 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर से जैसे ही वो ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको सर्जरी का प्लान करते हैं। ये सब रेडियोलॉजिकल और क्लिनिकली बेस्ड होता है। बच्चों की डिमांड पे या कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी है कि मेरे पैर बाहर की तरफ निकल रहे हैं, माँ बाप बहुत कंसर्न है। यूजुअली लड़कियों में बहुत कॉमन है, तो माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे के पैर टेढ़े हैं, उसकी शादी कैसे होगी, सोचने लग जाते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन आज का टाइम बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, पैर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और एकदम सेफ सर्जरी है, ज़्यादा देर की सर्जरी नहीं होती है, बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं 6 से 7 महीने में यूजुअली, अगर ज़्यादा डिफॉर्मिटी नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, एक तो नॉक नीज हो गया और एक दूसरा होता है रिकेट्स। रिकेट्स रिकेट्स में उल्टा हो जाता है। नो मैम, वो बो लेग होता है, जिसको जीनू वैरम बोलते हैं। अच्छा। जीनू वैरम जो होता है बो लेग डिफॉर्मिटीज होती है, जैसे हमारे पैर बाहर की तरफ चले गए, उसको जीनू वेलगम हमने बोला। अब क्या होता है कि हमारे घुटने बाहर की तरफ चले जाते हैं, बच्चों की शेप ऐसे हो जाती है, घुटनों की, पैरों की, घुटने बाहर चले गए, एंकल जॉइंट नजदीक आ गया, तो उसको बो डिफॉर्मिटी बोलते हैं। बो मतलब धनुष, अच्छा। धनुष की बो की शेप वैसे ले लेते हैं, तो बच्चों के पैर धनुषाकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो वो यूजुअली पैथोलॉजिकल, मतलब किसी बीमारी के अंदर ऐसा होता है, तो उसको हमें बीमारी को आइडेंटिफाई करना होता है। उसके अकॉर्डिंग ब्लड पिक्चर्स होती हैं, ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, सीरियली एक्सरे कराए जाते हैं, तो जिससे कि बच्चे धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाते हैं। किसी किसी केसेस के अंदर हमें सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी होती है। मेरे काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं जिनको बो लेग डिफॉर्मिटी थी, जिनको मैंने ऑपरेट किया, उनका पैर बिल्कुल सीधा हो चुका है। बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और बच्चे मतलब ये भी 3-4 साल में डिटेक्ट हो जाता नो, है? यूजुअली मैं वेट करता हूँ, बो लेग डिफॉर्मिटी को हमें 7 साल तक, 5 से 7 साल तक का टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब जो नेचर हमें दे रहा है, नेचर ही हमें टाइम दे रहा है, धीरे 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 अपने आप नेचर ही अपने पैर को सीधा कर देता है। तो यूजुअली मैं आपको बोलूँगा मॉनिटरिंग 5 से 7 साल के बाद देखें कि बच्चों के अंदर अभी भी बो लेग डिफॉर्मिटी, मतलब पैर का अंदर घूम जाना, ये अभी भी है, तब आपको उस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। और एक बच्चों के डिफॉर्मिटी तो बिल्कुल पेट से ही आती है, क्लब फुट। हाँ, क्लब फुट। उसमें क्या कर सकते हैं अगर क्लब फुट है बच्चे का तो? मैडम, क्लब फुट को हम दूसरे टर्म में बोलते हैं CTEV। सी का मतलब क्या होता है, हमारा बच्चों के अंदर केवस, बच्चों का जो फुट होता है वो ऐसा आर्च बना लेता है। हमारा पैर अगर ऐसे है तो बच्चों का ऐसा आर्च बन जाता है। और T फॉर हमारा टेलिपस होता है, टेलिपस मतलब फुट। फुट की शेप हमारी अंदर क्लब मतलब अंदर की तरफ घूम जाना, जिसमें अब तो बहुत कॉमनली कास्ट, जिसको पॉन्सेटिक कास्टिंग मेथड आपने सुना होगा, वो पॉन्सेटिक कास्टिंग मेथड से बिल्कुल ठीक किया जाता है। मेरे एक पेशेंट है जो अनीता जी मेरे पास आती हैं, उनके बच्चे का मैंने पैर बिल्कुल सीधा कर दिया सीरियल पॉन्सेटिक कास्टिंग से, वो बहुत सेटिस्फाइड है। अब तो बच्चा उसको चल कैसे करते हैं हम लोग उसको यूजुअली थाई तक का, मतलब अप टू थाई की इंग्वाइनल क्रीज तक का कास्ट लगाते हैं, जैसे सीरियल कास्टिंग होती है। यूजुअली 5 से 7 दिन के अंदर हमें कास्ट रिपीट करना होता है बच्चे को। तो कॉमनली 5 से 7 कास्ट में बच्चे का पैर ठीक हो जाता है, अगर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल, क्योंकि हमारे क्लब फुट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, रिजिड होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो नॉर्मल पैर के अंदर जो क्लब फुट होता है 5 से 7 कास्ट के अंदर वो ठीक हो जाता है। तो मतलब बच्चा पैदा हुआ, आप पैदा होते में ही आप उसको मतलब होने के बाद पता चल गया कि क्लब फुट है, तो अब आप उसको कास्ट कर देते हैं छोटे बच्चे को ही? नहीं, पहले मॉनिटरिंग करनी होती है। हाँ, बच्चे वही को मॉनिटर करके। कास्ट अभी ज़रूरी है या नहीं है। कुछ पैर ऐसे होते हैं जिसको हम क्लब फुट नहीं, अलग डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। जो क्लब फुट नहीं होता, बच्चों के अंदर कैल्केनियो वेल्गस फुट होता है या वर्टिकल टेलस फुट होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कास्ट हम यूजुअली अप्लाई करते हैं क्लब फुट के लिए। क्लब फुट के लिए जो हम कास्ट लगाते हैं उसमें बच्चों को जब कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होता, लेकिन माँ बाप को ये फील होता है कि मेरे बच्चे के पैर पे इतने ऊंचे तक कास्ट लगे। लेकिन उनको धीरे धीरे समझ में आया था कि मेरे बच्चे को कोई ऑपरेटिव सर्जरी में नहीं जाना, किसी चीज़ में नहीं जाना, बस कास्ट लगाना, मेरे बच्चे का पैर सीधा हो जाएगा। तो बच्चे, माँ बाप इससे ज़्यादा खुश रहते हैं कि मेरे बच्चे का पैर ठीक हो जाए।
तो आप कास्ट कितने टाइम के बाद लगाते हैं? मैं वैसे यूजुअली तो इंडिकेटेड है 5 से 7 तक का, 5 से 7 दिन के नहीं, गैप में। अगर बच्चा कितने टाइम का होना चाहिए? हाँ, एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे ही आपको पता लगे, जैसे बच्चा पेट से बाहर आए या बच्चा पैदा हुआ है, तो तुरंत अगर आपको पता लगता है क्लब फुट है, तो हम जितनी जल्दी कास्ट अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी पैर का करेक्ट होने के चांसेस है। तो इतने छोटे बच्चे को बहुत से है। आप कास्ट लगाते हैं और फिर 5 से 7 दिन बाद फिर चेंज करते हैं, जी जी। फिर उसको काटते भी होंगे? नहीं नहीं, कास्ट तो काटते नहीं, कास्ट को बस भिगो दो गर्म पानी के अंदर, गुनगुने पानी के अंदर, अपने आप खुल जाता है। उसमें कुछ ऐसे काटना पड़ेगा, बच्चों के लिए तो बहुत वो होता होगा छोटे से। मगर डिफॉर्मिटी से तो बेटर है, उनकी आगे की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। कुछ टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने में बच्चों को माँ बाप का डेफिनेटली समझ सकते हैं, उनके साथ इमोशन जुड़े हैं, बच्चे के पास कास्ट है, लेकिन माँ बाप अगर चाहें कि 1.5 से 2 महीने का जो गैप है 5 से 6 कास्ट का, बच्चे का पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएगा आगे लाइफ में, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। एक क्लब फुट हो गया, एक फ्लैट फुट भी होता है। हाँ, फ्लैट फुट होता है। फ्लैट फुट यूजुअली अगर हम जब देखते हैं माता पिता के अंदर या दादा परदादा के अंदर, ये कॉमन हेरिडिटरी बीमारी है, हेरिडिटरी होता है ये। तो इसके अंदर क्या है, बच्चों के जो पैर होते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा बच्चे का पूरा पैर नीचे टिका हुआ है, लेकिन जो हमारा अंदर की तरफ होता है यूजुअली ऐसी शेप होती है, उठा हुआ होता है, वो नहीं होता। तो ये उठे हुए का क्या सिग्निफिकेंस है? इसको मैं, ये नॉर्मल है, इसको माइल्ड केवस बोलते हैं। जो आर्च बना होता है मीडियन, ये प्लांटर फेशिया, एक नीचे से फेशिया होता है जो फुट की शेप को मेंटेन करता है। ओके। अगर वो फेशिया की शेप ज़्यादा स्ट्रेच्ड है या बोन्स के बीच में गैप ज़्यादा है, तो फुट एकदम फ्लैट हो जाता है। अब ऐसे बच्चे कंप्लेंट क्या करते हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं, बच्चे कहते हैं कि मेरे बच्चा काफ़ी देर खेला, यूजुअली टीन एज में ऐसा होता है कि खेलने के बाद मेरा बच्चा पैर में दर्द बताता है। वो एक्चुअली में दर्द नहीं, जो बोन्स होती है हमारी टार्सल बोन, वो आपस में फ्यूज़ होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को ये दर्द होना शुरू हो जाता है। तो फ्लैट फुट भी आज के टाइम पे कम्प्लीटली करेक्टेबल है, लेकिन करेक्ट टाइम पे डॉक्टर्स पे अप्रोच करना, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स या पोडोट्रिक्स होते हैं जो डेडिकेटेड डील करते हैं, जो इस चीज़ में फुट के अंदर डील करते हैं, उनके पास कांटेक्ट करना बहुत बेनिफिशियल है। तो ये फ्लैट फुट में हम नीचे वो ही लगाते मीडियल आर्च हैं, सपोर्ट, मीडियल आर्च सपोर्ट और मैं उसके फेवर में सोल्स। सोल्स मीडियल आर्च सपोर्ट वो टेम्परेरी है एज सच, मीडियल आर्च सपोर्ट बताते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ क्या है, जो हमारा देसी नुस्खा, बच्चों को जिनको फ्लैट फुट है, तो उनको बच्चों को यूजुअली एडवाइस करो कि जैसे मड होता है, मट्टी के अंदर हम लोग गांव में खेलते थे, तो पैरों से खींचना, मट्टी को खींचना, तो उससे हमारी प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से आर्च बनने के चांसेस रहते हैं। एक ही चीज़ हो गई। और जैसे बच्चों को जैसे एक लंगड़ी बोलते कि लंगड़ा चल, लंगड़ा खेल, लंगड़ी खेल, वो जो खेल खेलते हैं बहुत इफेक्टिव होता है बच्चों के लिए। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मिडिल आर्च सपोर्ट ऐसा धीरे धीरे एब्सोल्यूट हो रहा है, वो यूज़ में नहीं आता, उसका ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट या कोई ऐसा है नहीं कि नॉर्मल हो जाए फुट। एक बच्चे गिर जाते हैं तो एल्बोज में बहुत फ्रैक्चर हो जाते हैं, मैंने एल्बो फ्रैक्चर बहुत कॉमन सुने हैं, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे कास्ट लगा होता है, तो कितना हार्मफुल है, मतलब कितना ज़्यादा वो है? मैडम इसके लिए तो पर्टिकुलरली एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स इस पे कमेंट अच्छा कर सकता है। बच्चों के अंदर जो यूजुअली फ्रैक्चर्स होते हैं, दो फ्रैक्चर बहुत कॉमन है जो एल्बो के अराउंड्स होते हैं, जिसको लैटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर पहला बोलते हैं, दूसरा सुपरा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर। सुपरा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, अगर उसको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपरली रिड्यूस, मतलब हड्डी को दोबारा लाइन पे नहीं बैठाया गया, तो यूजुअली बच्चों के हाथ अंदर की तरफ घूम जाना, बाहर की तरफ घूम जाना, ऐसे मिलता है बहुत कॉमनली बच्चों के अंदर। तो अगर हम सुप्राकॉन्डल फ्रैक्चर को प्रॉपरली रिड्यूस करते तो बच्चों के हाथ की शेप प्रॉपर मेंटेन रहती है, जैसे नॉर्मल हाथ ही मान लीजिए और ये हाथ टेढ़ा ना हो, तो उसके लिए हमारे एल्बो के अराउंड जो सुप्राकॉन्डल फ्रैक्चर है उसको सीधा अगर अलाइन कर दे, तो बच्चों की हाथ की जो फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली है बाहर या अंदर की तरफ नहीं होती, फिर सीधी ही ग्रोथ होती है उसके अंदर। अगर बाहर के अंदर होगी तो कैसे होगी? उसके अंदर है, उसको क्यूबिटस वेरस और वेल्गस बोलते हैं। तो वेल्गस का मतलब बाहर चले जाना, हाथ का शेप बाहर की तरफ चले जाना। अगर हमने प्रॉपरली रिड्यूस नहीं करा है सुप्राकॉन्डलर फ्रैक्चर या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है उसके अंदर, तो बच्चों को धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होती है तो बच्चों का हाथ बाहर की तरफ चला जाता है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है। तो माँ बाप नोटिस करते हैं मेरे बच्चा हाथ की शेप खराब हो गई, फ्रैक्चर हुआ था मुझे पहले, उनको बाद में रिकॉल करते हैं कि हाथ बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर अब आज के टाइम में ऐसी चीज़ों से वो डील करने के लिए हम अलग अलग तरीके की सर्जरीज करते हैं। बच्चों की शेप ऑन द स्पॉट जब हम सर्जरी करते हैं तुरंत हाथ एकदम सीधा हो जाता है बच्चों का, जिसमें अलग अलग सर्जरी, स्टेप कट सर्जरीज है, डोमोस्टोट, ये अलग अलग चीज़ें आती है। तो अलग अलग इससे ये तो बहुत लेंदी टॉपिक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे हमारा लेटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर होता है, लेटरल कॉन्डाइल के अंदर हमारी बाहर की जो हड्डी होती है, लेटरल मतलब बाहर, उसके अराउंड फ्रैक्चर हो जाता है तो वो हड्डी टूट के घूम जाती है, तो एल्बो की हमारी ग्रोथ बाहर की तरफ की रुक जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था
जिस तरफ की हड्डी में चोट लगी या जिस तरफ की फाइसिस में या ग्रोथ प्लेट के अंदर चोट लगी उस तरफ की ग्रोथ की शेप रुक जाएगी और दूसरी तरफ की बढ़ने लग जाएगी, जिसकी वजह से अपोजिट साइड की ग्रोथ लंबी हो जाती है, तो बच्चे का हाथ बाहर की तरफ घूमना शुरू हो जाता है, तो इसको क्यूबिटस वायरस बोलते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट जिससे मीडियल कॉन्डाइल फ्रैक्चर या सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर का इम्प्रॉपर रिडक्शन ढंग से रिड्यूस नहीं किया गया, तो बच्चों का हाथ अंदर की तरफ घूमना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा बच्चों के हाथ की शेप अंदर आ रही है, नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए भी हम अलग अलग तरीके के फ्रैक्चर्स को मैनेजमेंट करते हैं। जैसे माँ बाप लेट स्टेज में हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ का बच्चे का पैर हाथ अंदर की तरफ घूमने लगा है, इसके लिए कुछ सर्जरी बताए, तो इसके लिए एक सबसे सेफ सर्जरी जो अभी तक हम करते हैं, बहुत सेफ सर्जरी है, जिसको स्टेप कट ऑस्टियोटमी बोलते हैं। स्टेप कट के अंदर हम क्या होता है कि बच्चे की बोन्स को इस तरीके की शेप में बैठा देते हैं कि बच्चे का हाथ ऑन द स्पॉट कुछ दिनों के अंदर बिल्कुल सीधी शेप में आ जाता है, जिससे कि माँ बाप बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, काफ़ी खुश और रहते हैं। ग्रोथ भी प्रॉपर होती है, ग्रोथ प्रॉपर होती है, बच्चे को माँ बाप खुश रहते हैं। उससे ग्रोथ हैम्पर नहीं होती है? नहीं होती। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक हाथ छोटा रह गया, एक हाथ लंबा हो गया, नहीं ऐसा ग्रोथ नहीं, हैम्पर हो गई है नहीं किसी मैंने की? सुप्राकॉन्डाइल बताया और लैटरल कॉन्डाइल बताया। अगर लैटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर को हम प्रॉपरली नहीं मैनेज करते हैं तो बच्चों के अंदर डिफॉर्मिटी बढ़ती चली जाएगी। कितनी बार ऐसा होता है कि लैटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर अनडायग्नोस्ड रह जाता है, मतलब पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि एल्बो के ऊपर ऐसे प्लास्टर लगा दिया, तो काफ़ी बच्चे हमारे पास टेढ़ा हाथ लेकर के आते हैं, फिर हमें उसको लैटरल कॉन्डाइल काफ़ी लेट ट्रीट करना पड़ता है, वो प्रॉपर शेप प्रॉपर पोजीशन पे जाके लैटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर को लगाना पड़ता है, जिसके लिए एक सर्जरीज होती है जिसके अंदर स्क्रू डाले जाते हैं, तब कहीं जाके बच्चों की हाथ की शेप नॉर्मल हो जाती है और हाथ लंबाई भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। मतलब आजकल ऐसी ऐसी सर्जरीज आ गई हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। समझ आ रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं काफी वेस्टर्न ज्यादा कल्चर ले रहे हैं या मेडिकल फिटर्निटी या मेडिकल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ रहे एडवांस की हैं। तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम लोग यूजुअली उसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें मोटिलिटी जो आ रही है जो एक्सेप्टेबल है, जो पुराने जो कल्चर्स आ रहे हैं उसको हटाते जा रहे हैं, नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, उसमें काफ़ी बेनिफिट है, जनरल पॉपुलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल। एंड सेरेब्रल पाल्सी के केसेस भी प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते हैं, उनमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है एंड वो बचपन से ही होता है, कंजेनाइटल है वो। कंजेनाइटल होता है यूजुअली, जो बर्थ ट्रॉमा जिसको इस तरीके बर्थ ट्रॉमा ही बोल सकते हैं। बर्थ में क्या होता है, ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया में हमारी खून की सप्लाई हैम्पर हो जाती है, वो मिनिमल टाइम के लिए हैम्पर हो जाएगा जैसे भी, तो उस पर्टिकुलर ब्रेन के एरिया की ग्रोथ रुक जाती है या ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन करता है तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता हाथ पैरों में, जिसकी वजह से सीपी की भी अलग अलग स्टेजेस 5 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। बच्चे जो स्टेज 1 होते हैं यूजुअली अनडायग्नोस्ड रहते हैं, नॉर्मल अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ नॉर्मल कर पाते, 2 3 4 5 की तरफ अलग अलग जाते हैं तो और सीवियर होता चला जाता है। नहीं तो इसमें बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी तो धीरे होगा। हाँ यूजुअली ऐसा होता है, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट भी भी वैसा धीरे होता है। वैसा होता है। हाँ मेंटल जो इंटेलिजेंसी क्वेश्चन होता है वो भी थोड़ा सा लो होता है, इंटेलिजेंट लेवल भी यूजुअली बच्चों को थोड़ा सा कम होता है, जितना सीवियर सीपी होता है उतना ज़्यादा होता है, उतने ज़्यादा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, हाथ पैर टेढ़े होते हैं, ये सब चीज़ उसमें होती है बच्चों में। तो अगर कोई बच्चा नहीं चल पा रहा है और सिर्फ नीचे से ही रगड़ रिगड़ रिगड़ के चलता है तो उसके लिए मैडम उसके लिए हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चों को 5 कैटेगरीज के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। 1 वाला तो यूजुअली बच्चा नॉर्मल ही आपको फील होगा कि सब कुछ चीज़ नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा फील होगा कि बच्चा कुछ अलग कर रहा है, नॉर्मल बच्चे के कंपेयर, लेकिन 2 3 4 वाले जो स्टेजेस जो होती हैं उसको छोटी छोटी कुछ कुछ सर्जरीज करके लगभग नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आ पाते हैं, लेकिन बच्चा इतना नॉर्मल नहीं हो पाता कि हम डायग्नोज करें। बच्चों में 2 3 स्टेज वाला बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, 5 वाले के लिए थोड़ा सा अभी मुश्किल होता है, और इसके लिए अलग अलग डॉक्टर्स की टीम होती है जिसको हॉलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, सर्जन्स की, न्यूरो सर्जन्स की, इन सब की हेल्प की वजह से बच्चे की लाइफ बहुत अच्छे तक काफ़ी हद तक बेटर हो जाती है। और ये कई पोलियो के केसेस में भी बच्चे कहीं नहीं चल पाते हैं। जैसे मेरी मासी की डॉटर है, ठीक है, शी मस्ट बी 45 नाउ, ठीक है, और उनको पोलियो है बचपन से एंड शी कांट वॉक। ऐसा तो उस उसमें क्या होता है केसेस में जी, पोलियो एक ऐसा वायरस है जो हमारे पैर की नर्व जो मूवमेंट होती है उनको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स जो है मसल्स की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, और तो आपने देखा होगा कि पोलियो की वजह से उस बच्चे का उसी पर्टिकुलर लिम्ब बहुत पतला हो, बहुत पतला, बहुत राइट, पतला, बहुत क्योंकि पतला। नर्व जो है सेंसेशन मसल्स को नहीं दे पाती है, मसल्स की एक्टिविटीज़ नहीं होती तो ग्रो नहीं कर पाती है, वो पतली रहती है। कुछ अलग अलग कंपार्टमेंट होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का मसल्स नॉर्मल रहती हैं, कुछ एरिया की इफेक्ट करती है,
तो इसके लिए अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग सर्जरीज की जाती है, जिससे कि बच्चे का पैर की शेप नॉर्मल हो सके, बच्चा नॉर्मल चल सके। तो ये बहुत मसल और टेंडन ट्रांसफर जो होता है, ये सर्जरीज होती है। जैसे बच्चों को आपने देखा होगा, पोलियो के बच्चे होते हैं, अब हाथ रख के चलते हैं घुटने पे, वो झुक के चलते हैं, शेप नहीं प्रॉपर मेंटेन है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आगे की मसल है उसको पीछे ट्रांसफर करना, पीछे की मसल्स को आगे ट्रांसफर करना, जिससे कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो पाए, अपनी प्रॉपर शेप पे चल पाए, किसी सहारे से झुक के ना चले, नॉर्मल शेप में चल पाए। तो ऐसी सर्जरीज होती हैं आज के टाइम। जैसे मेरी सिस्टर के दोनों पैरों में है तो शी कांट वॉक, तो उस केस में हम लोग सर्जरीज कर सकते हैं या करते हैं? उसके लिए तो हमें ये बच्चे को एग्जामिन करना पड़ेगा, ये कौन सी ग्रुप ऑफ मसल्स स्ट्रांग है या नॉर्मल काम कर रही हैं, कौन सी अफेक्टेड है। इसको इस तरीके से समझिए, एक ग्रुप है हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, जिसमें मसल्स है, ग्रुप एक अफेक्टेड है, तो हम नॉर्मल ग्रुप की मसल्स को अफेक्टेड साइड पे लेकर के आते हैं, कुछ मसल्स को, जिससे कि वो प्रॉपर शेप में आए, मतलब दोनों शेप दोनों तरफ काम हो सके। इसको बोलते हैं टेंडन ट्रांसफर मसल, जो बहुत इफेक्टिव होता है यूजुअली पोलियो के बच्चों के अंदर है, जिनके अंदर शेप खराब हो रही है या नहीं चल पा रहे, तो उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। स्कोलियोसिस के केसेस भी होते हैं जिसमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड का डिफॉर्मिटी होता है, वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिबल कॉलम की। तो एक मैं बता देता हूँ स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड, जिसको सिंपल भाषा में, जो हमारी लेमन लैंग्वेज जीवन नलिका बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है, उसके अराउंड चारों तरफ हमारी बोन्स के पीसेस होते हैं, जिसको स्पाइनल वर्टिब्री बोलते हैं। वर्टिब्री अलग अलग लेवल पे बोन्स होती हैं जो वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। तो जो वर्टिब्रीज होती है, उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में डिफेक्ट हो जाना, जो जन्मजात यूजुअली होता है, आपने सुना होगा स्पाइना बाइफिडा या स्पाइन की जो डिफॉर्मिटीज होती है, उसमें पीछे की तरफ की यूजुअली बहुत इफेक्ट होती है। तो बच्चों की रीढ़ की हड्डी के पीछे आपने फोड़ा देखा होगा, फोड़ा निकल के आता है, तो वो क्या होता है, स्पाइनल कंटेंट जो होता है अपन अंदर फ्लूइड होता है, वो बाहर आता है, जिसकी वजह से बच्चे के पीछे की बोन इफेक्टेड है और बच्चे की नहीं बन पा रही है। इस तरफ का एलिमेंट, जिसको हेमीवर्टिब्री भी बोलते हैं, कि आधी स्पाइन की हड्डी बनी लेकिन आधी नहीं बनी है। तो क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, तो बच्चे की कमर एक तरफ झुकनी शुरू हो जाती है, जिसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। स्कोलियोसिस बच्चे, अब देखा होगा आपने, जिसको कुबड़ निकला है या हम्प बना हुआ है, बच्चे टेढ़े होकर चल रहे हैं ऐसे, तो उसमें स्कोलियोसिस रहता है। और ये भी इंसिडेंटल फाइंडिंग्स होती है। अगर आपको मान लो कि कुछ कुबड़ या फोड़ा नहीं बना है पीछे की तरफ, माँ बाप कहे कि मेरे बच्चा कमर में दर्द बता रहा है, और एकदम एक्सरे करा लिया, तो बच्चे को पता लगा कि भाई एक आधी हड्डी नहीं बनी है, रीढ़ की हड्डी, एक किसी लेवल की हड्डी नहीं बनी हुई, वो ये जन्म से है, बाद में डायग्नोज हुआ है, तो उसके लिए भी अलग अलग सर्जरीज है, अलग अलग एक्सरसाइज होती है, तो बच्चा नॉर्मल है। मेरा एक फ्रेंड है खुद, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उसको है हेमीवर्टिब्री, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा फिट है आज के टाइम में, सारा काम खुद करता है, बहुत फिट लड़का है, एकदम हेल्दी है, बिल्कुल सारा काम अच्छा, लाइफ स्टाइल बिल्कुल नॉर्मल है। जस्ट उसकी भी शादी हुई है, बहुत खुश रहता है, बस उसको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। रेगुलर फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज तो उनके पार्ट ही बन जाते हैं लाइफ का, राइट। और एक बच्चों में बहुत कॉमन है ब्रिटल बोन सिंड्रोम, ब्रिटल बोन डिजीज। तो उसमें क्या होता है, बच्चों की बोन्स बहुत टूटना शुरू हो जाती हैं। मैंने एक केस सुना था आज सुबह जब मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स के बारे में, तो उन्होंने बताया कि जब बच्चे को माँ के पेट से निकाल रहे थे, ठीक है, तब भी बोन्स टूट जाती हैं उनकी। और जब माँ के पेट में होता है बच्चा, तब भी बोन्स टूट जाती हैं, पेट के अंदर भी। तो मतलब इट वाज मस्ट बी पेनफुल फॉर किड यार, बहुत बच्चों के लिए। बोन फ्रैक्चर इज, जब बाहर निकाला बच्चे को और कोई बोन टूट गई है, तो कितना पेनफुल होता होगा। बहुत पेनफुल होता है। बच्चे तो बोल नहीं पाते, तो बच्चों के लिए तो पेनफुल होता है, तो रो के ही बता सकता है कि मेरी हड्डी टूट गई है, बहुत दर्द हो रहा है, बोल तो पाएगा नहीं। राइट, तो ये क्या होता है, बर्ड ट्रॉमा एक अलग चीज़ है और ब्रिटल बोन डिजीज एक अलग चीज़ है। ओके। बर्ड ट्रॉमा क्या होता है, जैसे बच्चा जब पैदा हुआ, तो हम बच्चा जब बाहर आता है, माँ के गर्भाशय से बाहर आता है, तो उसके अंदर यूजुअली हमारी थाई बोन या ये ह्यूमरस, जिसको ये वाली हड्डी बोन होती है, ये वाली या क्लेविकल, ये हड्डी बहुत कॉमनली टूट जाती है, तो ये ठीक हो जाती है। इसमें ज़्यादा कुछ इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत छोटी मोटी पट्टी बांधनी होती है, उससे बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बच्चों के अंदर बोन के अंदर यूनियन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम ये छोटा सा इंटरवीन करते हैं, जिससे कि बच्चे की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अब आते हैं ब्रिटल बोन डिजीज के अंदर, जिसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा भी बोलते हैं। उसके अंदर क्या है कि बच्चों के अंदर आप देखेंगे उनकी आंखों के अराउंड जो व्हाइट पोर्शन है हमारा, वो नीला होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नोटिस करने पे आप लोगों को नहीं पता लगेगा, डॉक्टर नोटिस कर पाते हैं यूजुअली। लेकिन ऐसे बच्चों को देख करके मन से फीलिंग आती है कि क्या हम इनके लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, बच्चों के लिए
कितना नॉर्मल हो सकता है बच्चा। तो माँ बाप यूजुअली बहुत परेशान होकर हमारे पास आते हैं, बच्चे को हल्की सी चोट लग गई तो बच्चे की हड्डी टूट गई, जैसे थाई बोन टूट गई, लेग की बोन टूट गई, टीबिया बोलते हैं, वो हड्डी टूट जाती है। और बच्चों की बोन की शेप अलग हो जाती है, ऐसे कर्व की शेप में आ जाते हैं, बच्चों के पैर टेढ़े हो रहे हैं ऐसे शेप में आ जाते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग चीज़ें, जो ये अलग अलग चीज़ें हैं कि हमें किस स्टेज में सर्जरी करनी है, किस स्टेज में प्लास्टर लगाना है, उसके हिसाब से बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। जो मैंने केस सुना था आज मॉर्निंग में, उसमें बच्चे को ब्रिटल बोन डिजीज़ ही थी, और जब बच्चे को उन्होंने बाहर निकाला तो बोन्स फ्रैक्चर हो गई, और उन्हें पता चला तब कि उनको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? थ्रू एक्सरेज? हाँ, यूजुअली एक्सरेज भी होते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी होती है, और कुछ हमें जेनेटिक मार्कर्स भी होते हैं, उसको उसकी मार्किंग के थ्रू हमें पता लग जाता है। तो उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऐसे होते हैं या फिर जेनेटिक एनालिसिस करते हैं, उसमें पता लग जाता है कि हाँ बच्चे को ये ब्रिटल बोन डिजीज़ है। एक डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप जो ज़्यादातर सुना जाता है मसाज के टाइम पे, कि मसाज किया या डिस्प्लेस हो गया या कुछ हो गया, एंड मसाज से भी बच्चों की बोन्स को कहते हैं स्ट्रांग होती है, या स्ट्रांग होती है, या इट्स अ मिथ? एज सच मैं इस पे मिथ तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि बच्चों के जो माँ बाप मसाज करते हैं, मेरी भी मसाज हुई है, मैं अपनी खुद की बताऊँगा, मसाज हुई है, तो मैं अपने आप को तो स्ट्रांग मानता ही हूँ। बताता हूँ ना। लेकिन क्या है कि जैसे हम लोग यूजुअली मसाज को अवॉइड करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। तो माँ बाप जैसे डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया जो आपने बताया, इसके अंदर माँ बाप क्या करते हैं कि माँ यूजुअली नोटिस करती है कि मेरे बच्चे का पैर छोटा है, और वो माँ सोचती है कि मेरी मसाज करते में निकल गया या कुछ ऐसा हो गया, लेकिन एक्चुअली ये जन्म से होता है। जब माँ के पेट से वो बच्चा बाहर आता है तो कूल्हा अपनी शेप से बाहर निकला होता है। अब माँ को नोटिस कब होगा कि बच्चा तो लेटा होगा, जब तुम्हें महसूस होगा नहीं, जब बच्चा चलना शुरू करेगा या माँ मसाज कर रही होगी या पैर को प्रॉपर शेप में रख रही होगी, तब दिखेगा एक पैर छोटा है या बच्चा लचक के चल रहा है, तब यूजुअली डायग्नोज होता है। तो इसकी भी अलग अलग ट्रीटमेंट है, 1 साल के अंदर अलग ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर हम एक्सरे करा के देखते हैं, कूल्हा बाहर है तो उसको प्रॉपर शेप में अंदर अंदर बैठा करके एक बच्चे को प्लास्टर लगा देते हैं, तो बच्चे की शेप और कूल्हा एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है, उसके हिसाब से हमें सर्जरीज करनी होती है। जैसे कूल्हा जो हमारा है, फिर उसको कूल्हे को अंदर बैठाना, सीएम मशीन, लाइव एक्सरे मशीन, उसके अंदर कूल्हे को बैठा के प्लास्टर लगा देते हैं, तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मैंने आपकी ये सबसे समझा है कि सब चीज़ में बच्चा नॉर्मल हो सकता है अब। जी जी जी, डेफिनेटली। हड्डी पहले की तो माँ बाप कोई को भी ये सोचना चाहिए। प्रॉब्लम हो तो बच्चा नॉर्मल हो सकता है। जी, माँ बाप को एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, ना कि उसके साथ बच्चा मेरा बीमार है उसके साथ खुद नीचे ना चले जाए। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े, लाइफ विल बी नॉर्मल डेफिनेटली। और माएँ बहुत टेंशन ले लेती हैं जब बच्चा डब्ल्यू शेप में बैठता है, पैर को ऐसे रख कर बैठता है, ये बहुत कॉमन एंड और इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, एंड बोलती हैं नहीं 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 सीधा बैठो, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो क्या है उसका? ये मैडम एक्चुअली में क्या होता है, इसके अंदर एक हमारी बोन होती है जिसको थाई बोन बोलते हैं, और नेक, उसकी एक नेक होती है, थाई फुट एंगल, जो यूजुअली बढ़ जाता है, जिसको फीमोरल एंटी वर्जन बोलते हैं। फीमोरल एंटी वर्जन में जब वो बढ़ जाता है तो बच्चे की शेप ही ऐसी होती है कि बच्चा डब्ल्यू पोस्चर में बैठना पसंद करता है। माँ बाप सोचते हैं कि यार उसके पैर अंदर की तरफ पैर घुमा के चल रहा है या बाहर की तरफ पैर घुमा के चल रहा है, वो टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। तो ओपीडी में यूजुअली ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बच्चा डब्ल्यू पोस्चर में बैठता है डॉक्टर साहब, और मेरा पैर अंदर की तरफ, बच्चे का पैर अंदर की तरफ घुमा हुआ लगता है जब वो चलता है, तो बहुत टेंशन ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो नेक शाफ्ट एंगल धीरे 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 करके नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और बच्चे की ये डब्ल्यू पोस्चर धीरे धीरे छूट जाता है, क्योंकि बच्चा बैठ ही नहीं पाता है। तो ये लगभग नॉर्मल ही है, लेकिन अगर किसी किसी केसेस में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है तो उसको क्लिनिकल या डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसके पोजीशन में बैठ रहा है, वो फिजियोलॉजिकली बैठ रहा है, हाँ, यूजुअली फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकली मतलब कि उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको वैसे ही बैठना पसंद आ रहा है। लेकिन इसके लिए एक डॉक्टर का एक ओपिनियन ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फिजियोलॉजिकल है या एक्चुअली में पैथोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है, क्या कोई बीमारी है। तो अगर कोई बीमारी है तो टाइमली डायग्नोज हो जाए, जिससे कि बच्चे को पता लग जाए कि ये तो नॉर्मल है, एक्सरे कराए, इन्वेस्टिगेशन करा के देखे नॉर्मल है, तो बच्चे को जैसे खेल रहा है उसको वैसे खेलने को छोड़ दीजिए, बस विटामिन डी और कैल्शियम नॉर्मल रखिए और उसकी एक्टिविटीज पे फोकस रखिए, सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। अगर बच्चा सीधा चल रहा है और डब्ल्यू शेप में बैठ रहा है, नॉर्मल है? नो, इसको मैं नहीं बोलूँगा कि नॉर्मल है। डब्ल्यू शेप में बैठना बच्चा बहुत कॉमनली बैठ रहा है। जैसे किसी के अंदर बच्चों की आपने देखा होगा कि बच्चों की किसी किसी की थाई बहुत ज़्यादा मुलायम होती है,
किसी की एकदम ठीक होती है। अब जो बच्चे की जिसकी ज़्यादा मुलायम है तो एक्चुअली में ज़्यादा ही शेप रोटेट हो जाती है। बच्चों को पैर खूब ही, जब बच्चा खड़ा होकर चलता है तो पैर घुमा हुआ लगता है, तो वो वाली चिंताजनक बात होती है। एक लिमिट तक ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा होने पे हमें सोचना पड़ता है। उसको हम लोग यूजुअली क्लिनिकली डायग्नोज करके देखते हैं कि अब फर्दर स्टेप क्या ले सकते हैं या क्या क्या चीज़ करवा सकते हैं। तो ये एक ओपिनियन तो बहुत इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू शेप के लिए। बहुत कुछ है। नहीं, वेरी नाइस सर। आप अपना कोई ऐसा केस बताओ जो आपको लगे ये बहुत मुश्किल था एंड उसको हम बहुत अच्छे से कर पाए। ऐसे तो मैम मेरे पास मल्टीपल टॉपिक्स हैं, तो पहले मैं एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो मेरे को लगता है कि एक आदमी में जिसको किसी डॉक्टर्स के द्वारा किसी मतलब उनको मतलब अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है मेडिकल फील्ड में, तो उनको एडवाइस किया गया था कि आप अपना पैर कटवा लीजिए, क्योंकि उनको एक्सीडेंट के बाद उनका पैर की हड्डी लगभग ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल ही, बिल्कुल जिसको टीबिया बोलते हैं। तो मैंने उसकी शेप पूरी हड्डी की लेंथ पूरी गेन कराई और आज के टाइम में पेशेंट का पैर पूरा बन चुका है और वो चल रहा है, खुश है। मतलब तो आप मैं कहना ये चाहते हो कि चाहता हूँ ये नीचे का हमारा जो हड्डी है, ठीक है, नीज के नीचे की जो हड्डी है वो उनकी टूट गई थी, जी जी जी, ठीक है, और ये चीज बहुत पतली हो नहीं हड्डी टूट करके बाहर आके गिर गई थी, ओह माय गॉड, खत्म हो गया था। मतलब पर्टिकुलर लगभग 17-18 सेंटीमीटर हड्डी जो टीबिया की थी वो बाहर आके खत्म हो गई थी, खराब हो गई थी। तो एक जो गैप था हड्डी के बीच का, वो गैप मैंने दोबारा से एलिजारो टेक्निक के थ्रू दोबारा बनाया, नीचे पूरी बोन बनी और वो चिपक गई, ठीक। काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं हम। एक ये मेरा बहुत अच्छा केस था जिससे मैं अभी तक रेगुलर कांटेक्ट में हूँ। और कुछ पेशेंट मेरे पास ऐसे भी हैं जिनको एक का तो ऑक्सीजन प्लांट ब्लास्ट हो गया था, उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा टुकड़े घुस गए थे तो हड्डी ख़राब हो गई थी पैर की। उसकी भी सेम ही सिचुएशन थी, लेकिन उसके अंदर मेरा अराउंड 7 सेंटीमीटर बोन बनाई है। वो पेशेंट मेरे पास अभी भी आता है और काफ़ी खुश है। और पेडियाट्रिक्स में आप पीडियाट्रिक्स में बताना चाहूँगा, जैसे जीनू वैरम मैंने एक वर्ड यूज़ किया था जो बच्चों के पैर अंदर की तरफ घूम जाते हैं, उसके अंदर भी हमारी एलिजारो टेक्निक होती है जो प्रॉपरली कंप्यूटर बेस्ड होती है, जिसके अंदर हम 1-1 mm की डिफॉर्मिटी को कंप्यूटराइज बना सकते हैं, बच्चों की शेप प्रॉपर बन सकती है। वो जो एलिजारो जिसको हम आज के टाइम पर डेफ फिक्स बोलते हैं, डेफ फिक्स एक आता है, उसमें कंप्यूटर बेस्ड होता है। बस माँ बाप को थोड़ा सा लेंदी होता है, माँ बाप को पर डे घुमाना पड़ता है, धीरे धीरे करके बच्चे के पैर की शेप बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। मतलब ये ब्रेस पहनना होता है बच्चे नो को? ब्रेस नहीं होता, एक सर्जरी है, एक तो तरीके फिर की सर्जरी। सर्जरी है तो माँ बाप को कैसे घुमाना है? हाँ, ये एलिजारो होता है जो हड्डी के अंदर वायर जाती है, एक अच्छा, सर्जरी के थ्रू हड्डी के अंदर वायर जाती है और उसके ऊपर एक स्ट्रट लगे होते हैं, 6 ब्लैक ओह, कलर के स्ट्रट्स होते हैं, वो अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। उस स्ट्रट्स के ऊपर एक शेप होती है जिसको हम घुमाने के लिए माँ बाप को यूजुअली एडवाइस करते हैं कि आप इसको इस शेप में घुमाइए और ऐसे घुमाइए, बच्चे का धीरे 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 करके हड्डी भी बन जाएगी नई और बच्चे का पैर एकदम सीधा हो जाएगा। काफ़ी केसेस है मेरे ऐसे किए हुए जिनकी शेप पूरी ठीक हो चुकी है। मेरे पास पेशेंट पश्चिम बंगाल की थी, तो उसको नेलिंग मतलब हड्डी के अंदर एक रॉड डालने का प्लान किया गया था उसके, और लेडीज़ की पैर छोटा भी था और अंदर की तरफ भी घुमा हुआ था। मैंने उसको डेफिक्स के थ्रू ऑपरेट किया। अब उसके बच्चे की पैर पूरी लेंथ गेन हो चुकी है, पूरी हड्डी जुड़ चुकी है और एकदम नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही है। तो फिर ये बाहर जो लगे हुए हैं स्क्रूज वो आप हटाएंगे? हाँ, वो डेफिनेटली कब? हटाएंगे। मतलब मैं तो घबरा गई, ये लगे रहेंगे जब प्रॉपर शेप बन जाती है और हड्डी पूरी बन जाती है तो हम उसको निकाल देते हैं। कितने टाइम में? वो डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए लॉस ज़्यादा है, हड्डी का लॉस ज़्यादा है तो वो लंबे टाइम रहेगा, यूजुअली 2 से 3 महीने तक रहता है। अच्छा, यूजुअली जो मतलब नॉर्मली जो बोन फॉर्मेशन होता है तो यूजुअली 2 से 3 महीने बच्चों को थोड़ा सा ये झेलना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये बच्चे झेल पाते हैं? करना पड़ता है, तो माँ बाप के लिए बहुत एक्टिव होता है। बच्चे तो कर पाते हैं लेकिन माँ बाप के लिए बहुत एक्टिव होता है ये। माँ बाप को बहुत टेंशन होती है इस चीज़ की, लेकिन मैं उनको सलाह देना चाहूँगा बच्चे के अच्छे के लिए आपको इस फेज से निकलना पड़ेगा। एक लाइफ का फेज है जिसमें आपको थोड़ा सा मानता हूँ, मैं भी फादर हूँ, मेरी भी बच्ची है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन इस फेज से निकलना और बच्चे को नॉर्मल लाइफ देना माँ बाप का फर्ज है। माँ बाप इसको करेंगे तो बच्चा एकदम नॉर्मल लाइफ जिएगा। मेरा फ्रैक्चर आपने ठीक किया था जो मेरे से मतलब 17 दिन भी नहीं रखा गया कास्ट, एंड बच्चे इतने इतने टाइम रखते हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू देम यार, हैट्स ऑफ। बहुत मुश्किल है उनके लिए बैठना। एक्चुअली मैम बच्चों के लिए मुश्किल नहीं है, ये माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल है। बच्चा तो बच्चों के लिए नहीं है? बच्चों के लिए, क्योंकि माँ बाप को ज़्यादा टेंशन रहती है।
बच्चा थोड़ा सा रोता है तो माँ बाप उससे ज़्यादा अटैच होते हैं, इमोशनली फिजिकली बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, तो वो उसका पेन डबल इंटेंसिटी से खुद फील करते हैं, ऐसा होता है। तो बच्चों माँ मतलब बाप मैं तो ये बोलूँगी पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें। हाँ, ये है एक टाइम, लाइफ का एक फेज है, उससे निकलना है और डेफिनेटली निकलेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरुण, आपने बहुत ज़्यादा एनलाइटन किया हमें Thank you, रिगार्डिंग पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक। आई थिंक व्यूअर्स को बहुत कुछ समझ आया होगा बच्चों के बोन डिफॉर्मिटी के बारे में। थैंक यू मैम।